नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे आभासी मंच द्वारा आयोजित 10वें ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापना दिवस की। बताएंगे क्या है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मस्तिष्क विकारों को समझने की नई तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। 10वां ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापना दिवस। वर्चुअल माध्यम से देश विदेश के साझेदारों ने लिया हिस्सा। अभिनव पहल वाले उद्योगों को दिए गए पुरस्कार। ऑनलाइन आयोजित 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद गुजरात द्वारा 15 से 18 फरवरी तक किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सीखने और स्मृति से जुड़े तंत्र को समझने की नई तकनीक विकसित। विभिन्न मस्तिष्क विकारों की सटीक समझ में काम आएगा। भारत में तैयार अपनी तरह का ये पहला समाधान। और विज्ञान के क्षेत्र में लिंग समानता ला रही है विज्ञान ज्योति योजना। स्कूल स्तर से ही लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरित करने वाला DST का फ्लैगशिप कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। 17 फरवरी को 10वें ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस यानी गीता का स्थापना दिवस मनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कार्यक्रमों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नवाचारकों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई कंपनियों और नवाचारकों को पुरस्कार भी दिए गए। एक रिपोर्ट। औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर देने के लिए साल 2011 में ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस की शुरुआत की गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ की ये संयुक्त पहल एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंच है, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग में नवाचार के लिए लोगों को एक मंच पर लाना, व्यावसायीकरण के लिए वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना और औद्योगिक नवाचार के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार 10वां ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापना दिवस 17 फरवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से मनाया गया, जिसमें गीता के तहत देश दुनिया के तमाम साझेदारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S. चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। Government has been very anxious to make sure that industrial sector grows. सरकार सुनिश्चित कर रही है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास बहुत तेज दर से हो, जिससे रोजगार पैदा हो, आर्थिक सफलता आए, साथ ही जनता के लिए किफायती उत्पाद का निर्माण हो। मैं गीता को शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि गीता नियमित आधार पर हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव रखें, ताकि यह गतिविधियां और ज्यादा उद्योगों तक पहुंच सकें। हम और अधिक उद्योगों को वित्त पोषित कर सकें। इस बार गीता स्थापना दिवस को कोलैबोरेट एंड क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर विषय के तहत मनाया गया, जिसमें साझेदार देश कनाडा, फिनलैंड, इजराइल, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों ने अपने नवाचार और तकनीकों को प्रदर्शित किया और व्यावसायीकरण से लेकर तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई। इस मौके पर वैश्विक साझेदारी से पूरी हुई परियोजनाओं और ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के सहयोग से देश में पंजीकृत उद्योगों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों को गीता ग्लोबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। स्थापना के बाद से गीता कार्यक्रम सफलतापूर्वक विभिन्न राष्ट्रीय और द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी प्रबंधन कर रहा है। गीता ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की साझेदारी के तहत अधिग्रहण परियोजनाओं में सहयोग किया है। आज भारत सरकार की ओर से ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस लगभग 15 करोड़ US डॉलर की औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास फंडिंग की जिम्मेदारी निभा रहा है।
यह मंच वैश्विक सहयोग के साथ भारतीय उद्योग में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इस बार गुजरात राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 29वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। कोविड महामारी के चलते राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के इस वार्षिक कार्यक्रम में यह परिवर्तन किया गया। 15 से 18 फरवरी तक चले इस आयोजन में देश भर से चुने हुए प्रतिभागियों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश की युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने और उनकी प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने 10 से 17 वर्ष तक के हर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत की थी। हर साल देश के अलग अलग स्थानों पर मुख्य और उप विषयों के तहत आयोजित की जाने वाली ये कांग्रेस बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने और उनकी रचनात्मकता को बढ़ाकर छोटे छोटे अनुसंधान करने और उन्हें परियोजनाओं में तब्दील करने का एक मंच प्रदान करती है। कोविड महामारी के चलते साल 2020 और 21 के आयोजन समय पर नहीं किए जा सके, इसलिए 29वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन 15 से 18 फरवरी तक वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस 4 दिवसीय आयोजन का समन्वय गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। सतत जीवन के लिए विज्ञान मुख्य विषय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए वर्चुअल टूर, एक्टिविटीज, परियोजना प्रदर्शन, वैज्ञानिकों से मुलाकात जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े शैक्षणिक, अनुसंधान और औद्योगिक संस्थानों के वर्चुअल स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें उपलब्ध पोस्टर और वीडियो द्वारा बच्चों की जानकारी को बढ़ाया गया। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस के लिए NCSTC सरकार द्वारा चयनित विषय को 2 साल के लिए घोषित करती है, जिसके आधार पर बच्चे परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। हर वर्ष अक्टूबर में होने वाली जिला स्तर प्रतियोगिता में चयनित परियोजनाओं को नवंबर में राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है। राज्य स्तर पर नवीन विचारों वाली परियोजनाओं का चयन कर उन्हें 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता यानी राष्ट्रीय बाल कांग्रेस में मौका दिया जाता है। इस आयोजन में बच्चों को अपनी परियोजनाएं प्रदर्शित करने के साथ देश विदेश के वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिलता है, जिनसे न सिर्फ बच्चे सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, बल्कि आयोजन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होकर उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की ओर बचपन से ही आकर्षण पैदा होता है, जो उन्हें भविष्य का वैज्ञानिक बना सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित सुविधा का उपयोग कर भारतीय शोधकर्ताओं ने सीखने और याददाश्त से जुड़े तंत्र को समझने का एक नया तरीका विकसित किया है। जामिया हमदर्द के विश्व विज्ञान विभाग द्वारा व्यावहारिक टैगिंग मॉडल का उपयोग कर विकसित ये अपनी तरह की पहली तकनीक है, जो मस्तिष्क विकारों को बेहतर तरह से समझने में काम आ सकती है। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज में स्थापित विश्व विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवहार टैगिंग मॉडल तैयार किया है। भारत में अपनी तरह की यह पहली तकनीक है जो याददाश्त से जुड़े मस्तिष्क विकारों को बेहतर तरह से समझने में मदद कर सकता है। यह विकास विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से विश्व विज्ञान विभाग में स्थापित इन विवो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सुविधा का इस्तेमाल कर किया गया है। DST has recognized this department. DST ने इस केंद्र को अनुसंधान के संभावित केंद्रों में से एक के रूप में मान्यता दी है और सहयोग कर रही है। Support from it. Huge number of instruments. भारी संख्या में महंगे उपकरण जिन्हें विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से नहीं खरीद सकता। By its own resources. तो DST has contributed in a big DST ने इस अपग्रेडेशन और नई सुविधाओं के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। And also to create new facilities.
इस विभाग के महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रमों में से एक न्यूरोसाइंस, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हमारी एक प्रयोगशाला में प्रोफेसर सुहेल परवेज न्यूरोलॉजिकल अनुसंधान के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं बनाने का काम कर रहे हैं। Creating state-of-the-art facilities for neurological research. मानव शरीर में मस्तिष्क सबसे जटिल तंत्र वाला अंग है, जिसके द्वारा शरीर नियंत्रण के साथ साथ हम चीजों को सीखते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। इन्हीं प्रक्रियाओं में आने वाले विकार मस्तिष्क रोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। मस्तिष्क की इन मौलिक प्रक्रियाओं और तंत्रिका विज्ञान को समझने के लिए प्रोफेसर सुहेल परवेज के नेतृत्व में उनके सहयोगियों ने चूहों के मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में दीर्घकालिक स्मृति समेकन यानी LTM की प्रक्रिया को समझने के लिए यह तकनीक विकसित की है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह हमें हमेशा सिखाया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हम सीखते रहें, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें थोड़े समय के लिए याद रहता है, कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद रहती। इसका मतलब है कुछ तो है, कुछ विज्ञान है जो इस सीखने और याद रखने के सफ़र के बीच में काम कर रही है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हमारे लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करें जिससे बिहेवियरल टैगिंग नाम का जो एक फेनोमेनन है उसको हम स्टैब्लिश करें, उसको हम एक्सपेरिमेंट करें हमारे चूहों पे, जिसको हम रैट्स या माइस बोलते हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने व्यवहार टैगिंग मॉडल तैयार किया, जिसमें सिखाए गए चूहों को समय समय पर खास माहौल में छोड़ा जाता है और उनके मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझने के लिए चूहों के मस्तिष्क में नैनो इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाते हैं, जिससे बायो सिग्नल प्राप्त होते हैं। इन प्राप्त बायो सिग्नल के विश्लेषण और मापदंडों से पता चलता है कि चूहों के मस्तिष्क में सीखने और याद रखने की इस प्रक्रिया के दौरान क्या घटित होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रोब के थ्रू रैट में लगाते हैं और फिर इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सिग्नल्स आते हैं। तो जो ये सिग्नल्स हैं इनको फिर हम मैथमेटिकल फार्मूला में इंसर्ट करते हैं या कंप्यूटेशनल मॉडल में इसको लगाते हैं, जिससे फिर हमें इनपुट्स मिलते हैं कि किस तरीके से हमारे इस एक्सपेरिमेंट्स में जो चीज़ें हुई हैं वो दिमाग में उनके जो सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कोशिश अभी तक नहीं हुई है कि कोई भी डिज़ीज़ में या कोई हम दवा दे रहे हैं या किसी सिचुएशन में उस वक्त दिमाग की क्या स्थिति होती है, क्योंकि बीमारियां जो हैं ये सारी दिमाग की हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश करें कि एक चूहे से हमें जितने सारे सिग्नल मिल सकें और उन सिग्नल्स से फिर हम कुछ डेटा एनालिसिस करके निकाल सकें और हम उसका एक रिलेशन निकाल सकें हमारे बाकी एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि उसमें क्या हो। फिलहाल प्रायोगिक स्तर पर विकसित यह शोध पागलपन, अल्जाइमर, पार्किंसन रोग और मेमोरी लॉस जैसे रोग और अन्य मस्तिष्क विकारों पर शोध और इस तरह की रोगग्रस्त स्थिति में मेमोरी फॉर्मेशन रूट और मेमोरी लॉस तंत्र के बीच एक सीधा लिंक खोजने के काम में मददगार साबित हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करने और स्कूल स्तर से ही लड़कियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान ज्योति योजना की शुरुआत की थी। 2020 से अब तक इस योजना ने काफी सफलता हासिल की है। हाल ही में ऑनलाइन आयोजित विज्ञान ज्योति रोल मॉडल टॉक कार्यक्रम में DST सचिव ने विज्ञान ज्योति पोर्टल और लोगो का अनावरण किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 11 फरवरी 2022 को नेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर विज्ञान ज्योति रोल मॉडल टॉक का आयोजन किया गया। ऑनलाइन मंच से हुए इस कार्यक्रम में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर और एरोनॉटिकल सिस्टम्स DRDO की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस भी शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रशेखर ने DST की जारी योजना विज्ञान ज्योति का पोर्टल और लोगो भी लॉन्च किया।
कार्यक्रम में देश भर के 200 नवोदय विद्यालयों से लगभग 13,000 छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। डीएसटी सचिव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और विज्ञान ज्योति योजना को बधाई दी। The next generation girls who are on the call today, you have much better opportunities. आज की लड़कियों के पास पहले के मुकाबले कहीं बेहतर अवसर हैं। 30-40 साल पहले जिस तरह का माहौल था अब नहीं रहा। We have very dedicated schools. लड़कियों को स्टेम की मुख्य धारा में लाने के लिए आज हमारे पास समर्पित स्कूल, प्रतिबद्ध संकाय और भारत सरकार के कार्यक्रम भी हैं। Technology, engineering and mathematics. I'm also मुझे happy खुशी that है कि आगामी 8 मार्च को महिला दिवस पर कई विशेष ग्रांट्स की घोषणा हो रही है। डीएसटी कई कार्यक्रम लॉन्च करने की योजना बना रहा है। many programs, even to launch programs under DST. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान ज्योति योजना द्वारा एक अभिनव पहल की है। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक की मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित और तैयार किया जाता है। 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने विज्ञान ज्योति का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए नवोदय विद्यालय समिति कार्यान्वयन भागीदार के तौर पर सहयोग कर रही है और 600 जिलों में फैले जवाहर नवोदय विद्यालय नेटवर्क के 100 से ज्यादा केंद्र विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, सरकारी स्कूलों, आर्मी स्कूलों आदि की 9वीं से 12वीं कक्षा तक की मेधावी छात्राओं को तैयार कर रहे हैं। उच्च शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान प्रत्येक विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्र के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में जुड़े हुए हैं और नामांकित लड़कियों को परामर्श प्रदान करते हैं। IBM भारत भी इस कार्यक्रम में मदद कर रहा है। यह योजना छात्र अभिभावक परामर्श, साझेदार भूमिका मॉडल, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और ज्ञान केंद्रों का दौरा, विज्ञान शिविर, अकादमिक सहायक कक्षाएं, संसाधन सामग्री वितरण, टिंकरिंग गतिविधियों और करियर परामर्श सत्र जैसी गतिविधियों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में नामांकित लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और संसाधन सामग्री का भी प्रावधान है। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी विज्ञान ज्योति की आधिकारिक वेबसाइट vigyandjyoti.dst.gov.in या पोर्टल www.vigyanjyoti.com पर उपलब्ध है। विज्ञान के प्रति उत्साह वृद्धि में विज्ञान ज्योति महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। यह योजना स्कूलों से कॉलेजों तक और अनुसंधान से नौकरियों तक अनुकूल माहौल प्रदान कर रही है और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाकर स्टेम के क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रही है। विज्ञान ज्योति संकल्प है छात्राओं को लगातार सशक्त बनाने का, ताकि वो भविष्य की वैज्ञानिक बन सकें। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भूस्थानिक डेटा विमोचन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भूस्थानिक नीति की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इस क्षेत्र में दिशा निर्देशों के उदारीकरण के बाद 1 साल के अंदर काफी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 लाख गाँवों के मानचित्रण और 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3D मैप्स के कार्यक्रमों की शुरुआत ऐतिहासिक है, जिसने भूस्थानिक कंपनियों के लिए नई राह खोल दी है। यह कदम गेम चेंजर साबित होंगे। माना जा रहा है कि यह सेक्टर 2025 तक 36,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत सरकार की रणनीति के अनुरूप है। लखनऊ स्थित CSIR के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI ने जीव विज्ञान संबंधी शोध में उपयोगी न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग डाई की नवीन तकनीक ग्रीन आर का लाइसेंस स्टार्टअप कंपनी को दिया है।
उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप कंपनी जीन2 प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड लाइफ साइंसेज संबंधी अनुसंधान कर रही है। न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग डाई को CDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल गोयल और उनकी टीम ने एक इंडस्ट्री पार्टनर बायोटेक डेस्क हैदराबाद के साथ मिलकर विकसित किया है। इसका उपयोग DNA और RNA को डाई करके चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है, ताकि उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सके और उनकी सटीक मात्रा निर्धारित की जा सके। इस क्षेत्र में अभी महंगे आयातित उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेक इन इंडिया ग्रीन आर किफायती और सुरक्षित स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराएगा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लूटो ग्रह की सतह के वायुमंडल दबाव का सटीक मान निकाला है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से 80,000 गुना कम है। इस गणना में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल की 3.6 मीटर व्यास देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 1.3 मीटर व्यास देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। दबाव की गणना 6 जून 2020 को प्लूटो द्वारा तारकीय गूढ़ता के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों द्वारा की गई थी। खगोल विज्ञान में ऐसे प्रच्छादन तब होते हैं जब कोई खगोलीय वस्तु उनके बीच से गुजरने वाली किसी अन्य खगोलीय वस्तु के कारण पर्यवेक्षक की दृष्टि से ओझल हो जाती है। यह अध्ययन पहले के उन निष्कर्षों की भी पुष्टि करता है कि स्पुतनिक प्लेटिनिया के कारण ग्रह ऐसे तीव्र मौसमी सोपानों से ग्रस्त है। प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से 14 और 15 फरवरी को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस कार्यशाला में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति विशेषज्ञ, उद्योग, नवाचार क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर जमा हुए और वैश्विक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए समुद्री कचरे की निगरानी, मूल्यांकन और संभावित टिकाऊ समाधानों की दिशा में अनुसंधान संबंधी कदमों पर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग कायम करने का अग्रणी मंच है। इस कार्यशाला ने ES देशों को समुद्री कचरे संबंधी चुनौतियों, प्रश्नों और समाधानों को तलाशने एवं इसके बारे में एक दूसरे को सूचित करने और साझेदारी के लिए प्रोत्साहित किया। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।